Hello and welcome back, dear friends, once again at Lit ECT YouTube channel, your one-stop destination for English learning resources. Friends, we are talking about different figures of speech. हर तरह के, चाहे वो कंपैरिजन से रिलेटेड हो, चाहे वो साउंड से रिलेटेड हो, किस तरह से साउंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं. And in today's class, we are going to discuss a very common literal and figurative device that is known as irony. दोस्तों, आयरनी एक इतना कॉमन डिवाइस है, ये न केवल लिटरेचर में एसेंशियल डिवाइसेस में से एक माना जाता है, बल्कि जो हमारा रियल लाइफ कन्वर्सेशन है उसमें भी आयरनी को हम बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. सो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच जो इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि आयरनी किस टाइप का एक डिवाइस है. देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह के रेटोरिकल डिवाइसेस होते हैं विच आर यूज्ड टू बाय अ राइटर टू प्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट. नाउ ये जो कॉन्ट्रास्ट होता है इसको आप समझ सकते हैं, ये एक लिटरल और फिगरेटिव सेंस जो एक वर्ड का होता है उसमें हो सकता है. मतलब जो उसका एक सरफेस मीनिंग निकल रहा हो, एक तो वो मीनिंग, और उसका एक सेकेंडरी मीनिंग भी निकल रहा हो जिसको अपन एक टेक्निकल टर्म में अगर कहें सिमेंटिक इन्वर्जन. मीनिंग वाइज इसको आप टेक्निकल टर्म में जो बोल रहा हूं, it is a kind of semantic inversion. सिमेंटिक इन्वर्जन से मतलब है दोस्तों कि उसका जो बेसिक मीनिंग है वो जो अपेरेंट ऊपर सरफेस पे दिख रहा है उससे कहीं अपोजिट होता है, तो कॉन्ट्रास्ट हो गया. कई बार ये कॉन्ट्रास्ट हम दो अपोजिट सेंटेंसेस को पास पास रख के कर देते हैं. कई बार ये कॉन्ट्रास्ट इस सेंस में होता है कि जो भाई एक तो ये हो गया अपोजिट निकल रहा है, और कई बार एक ये होता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी है. तो ये बहुत अलग अलग टाइप की डिवाइसेस हैं. आयरनी हो गई, ऑक्सीमोरन हो गया, एंटीथेसिस हो गया, लिटरटस हो गया, हाइपरबली हो गई, पैराडॉक्स हो गया, ये सारे इसी टाइप के डिवाइसेस कहलाते हैं. वहां कॉन्ट्रास्ट जहां लिटरल और फिगरेटिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड, सेंटेंस और इवन एन इंसिडेंट, उन दोनों में क्या पाई जाती है, इनकॉन्ग्रुइटी पाई जाती है. इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब जो जैसा दिखता है वैसा अपीयर नहीं होता. Such figures also kind of tropes. टेक्निकल लैंग्वेज में इन्हें हम ट्रोप भी बोल सकते हैं. ट्रोप हमेशा हम यूज करेंगे उन फिगर्स के लिए. देखिए दो सेंस में इस वर्ड को भी यूज किया जाता है. एक तो रिकरिंग, बार बार रिपीट होता है किसी राइटर के वर्क में, या उसकी बॉडी ऑफ वर्क्स में कोई थीम, कोई कैरेक्टर रिपीट होता है, कोई सिचुएशन रिपीट होती है, तब भी वो ट्रोप कहलाता है. और अगर हम प्रोसोडी की बात करें तो ट्रोप हम उस फिगर को के बारे में बोलते हैं जो शो करता है कि देयर इज अ गैप बिटवीन द सरफेस मीनिंग एंड द इंटेंडेड मीनिंग. देखिए किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि सरफेस मीनिंग कोई भी रीडर उसको समझ सकता है, लेकिन जो इंटेंडेड मीनिंग होता है वो केवल इन्फॉर्म रीडर्स जो होते हैं, जिनको उस कॉन्टेक्स्ट का पता होता है, केवल वही उसको समझ सकते हैं. अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट यहां पर ये और है कि दिस पर्टिकुलर टाइप is found not only in the Western literature, it is also part of Indian aesthetics right from the beginning. जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े भाषा शास्त्री हुए हैं जिन्होंने साहित्य और व्याकरण की भाषा पर बहुत काम किया है, उन्होंने भी टर्म्स ऑब्वियसली अलग होंगी. जैसे एक टर्म हम देखते हैं वक्रोक्ति, या फिर हम देखते हैं ध्वनि सिद्धांत आनंद वर्धन का. दे ऑल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वालिटी, क्योंकि उन लोगों का ऐसा मानना है कि किसी वर्क की जो लिटरेरीनेस है वो इसी से निकलकर आती है. जैसा मैंने आपको कहा कि सरफेस मीनिंग तो इट इज ओपन टू ऑल, कोई भी उसको कर सकता है, लेकिन जो उसका सिमेंटिक इन्वर्जन है इट इनवाइट्स रीडर्स केयरफुल अटेंशन. जब तक वो गौर से उसको बार बार ना पढ़े, जब तक उसको ये ना लगे कि व्हाट इज डिफरेंट, व्हाट इज यूनिक,
क्यों एक राइटर ने इस चीज को यूज करा है, तब तक जो रीडर है वो उसके इम्प्लिसिट मीनिंग को कैच नहीं कर पाएगा, उसकी लिटरेरी क्वालिटी को नहीं पकड़ पाएगा। तो ऐसी डिवाइसेस में से जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है, सबसे कॉमन जो डिवाइस है, वो है दोस्तों आयरनी। नाउ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, ये बात तो तय है, चाहे वो कोई सी भी जॉनरे हो लिटरेचर की, मे बी ड्रामा, नॉवल, पोइट्री, स्टोरी, नॉन फिक्शन, किसी भी टाइप का आप कन्वर्सेशन लो, चाहे लिटरेरी हो चाहे डेली कन्वर्सेशन हो, आयरनी इज लैंग्वेज को जिस तरह से हम यूज करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स ने लैंग्वेज को के अंदर एक उसको सुपर लोडेड विद मीनिंग कर रखा है। सुपर लोडेड विद मीनिंग का मतलब ये है कि जो हम कहते हैं, देखिए डायलॉग्स तक आपको मिल जाएंगे जो इस तरह से लिखे गए हैं, जिनके अंदर ये बात कही जाती है, जो मैं कहता हूं वो तो मैं कहता ही हूं, लेकिन जो मैं नहीं कहता हूं वो भी मैं कहता हूं। अब इसी के अंदर ये शामिल है चीज सुपर लोडेड विद मीनिंग। इसका कहने का मतलब ये है कि देयर आर बेसिकली, जो ये लिटरेरी डिवाइस है हमारी डेली लाइफ में, जो एक नॉन लिटरेरी बंदा है वो भी इसको यूज करता है। इट इज यूज बाय राइटर ऑफ ऑल एजेस। अगर आप इंग्लिश हिस्ट्री को चौसर से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो जनरली हम कैटेगरी बांटते हैं, चौसर से स्टार्ट करते हैं और उनके कैंटरबरी टेल से स्टार्ट करते हैं, प्रोलॉग को पढ़ते हैं, तो आप वहां से लेकर अगर आप लाकिन, टैड ह्यूज या उसके इवन बाद के राइटर्स पढ़ते हैं, या फिर आप पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स को पढ़ते हैं, you will find that everywhere a writer uses somewhere in his work, almost in his or her works, irony का use करते हैं। It is also one of the oldest tropes to highlight the basic difference between the appearance and reality of a thing। जो the reality है और the appearance है, ये सबसे पुराने तरीकों में से है इसको शो करने के लिए। दोस्तों थोड़ा सा बात करें कि ये वर्ड कहां से आया, बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है, थोड़ा सा डिटेल में मैं इसको बताऊंगा कि जो आयरनी वर्ड है वो बेसिकली जो हमने डिराइव करा है वो एक ग्रीक ड्रामेटिक ट्रेडिशन में, जो ग्रीक कॉमेडीज होते थे उनमें दो स्टॉक कैरेक्टर हुआ करते थे। एक कैरेक्टर हुआ करता था आयरन। ना आयरन जो ये कैरेक्टर होता था, ये हमेशा एक अंडरडॉग होता था। अंडरडॉग मींस उसको जनरली उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता था, ऐसा मान के चला जाता था दैट पर्सन इज अ स्टूपिड पर्सन, इग्नोरेंट है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में दिस वाज ओनली द अपीयरेंस, और ये अपीयरेंस किसी चीज का फायदा उठाने के लिए होती थी, बिकॉज दैट कैरेक्टर न्यू वेरी वेल कि मैं अगर अपनी इंटेलिजेंस को एक्सपोज कर दूंगा तो जो सीमिंगली बेनिफिट है वो नहीं होगा। मैं एक छोटे से जोक के साथ इसको क्लियर करना चाहता हूं कि किस तरह से इस इग्नोरेंस का फायदा उठाया जाता है, और ये बहुत कॉमन हो चुका है एक्चुअल में जोक। शायद आप लोगों को भी पता हो कि एक पर्टिकुलर शॉप पे शॉपकीपर के यहाँ एक लड़का रोज पैसे मांगने आता है, कुछ काम करने आता है इस टाइप से, और शॉपकीपर उसको हमेशा ये पूछता है, दूसरे लोगों को दिखाता है कि देख मैं इस लड़के को कैसे बुद्धू बनाता हूं। और वो कहता है कि देखो ये एक 20 रुपए का नोट है, तुम्हें ये चाहिए या 5-5 के 2 सिक्के चाहिए। तो बच्चा हमेशा कहता कि 5-5 के 2 सिक्के लूंगा, एक नोट नहीं लूंगा, और वो 2 सिक्के लेकर चला जाता। उसके जाने के बाद दुकानदार ठहाका लगाकर और अपने जो बाकी कस्टमर्स होते हैं या जो लोग होते हैं उनको कहते देखो कैसे ये रोज बेवकूफ बन जाता है। तो देयर वाज अ सिंपैथेटिक मैन जो इस चीज को ऑब्जर्व करता है, वो अगले दिन उस लड़के को फॉलो करता है और उसको कहता है भाई तुम रोज इस तरह की मिस्टेक कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता होना चाहिए 5 के 2 जो कॉइन्स हैं वो 10 ही हुए। तो कहता है सर अगर जिस दिन मैंने उनको ये बता दिया तो उस दिन ये जो मेरे को 2 सिक्के मिलते हैं ये मिलना बंद हो जाएंगे। तो वो ही हैज हिज फन बट आई हैव माय प्रॉफिट। सो दिस इज अ पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ दैट टाइप ऑफ कैरेक्टर आयरन। इसके कंट्रास्ट के अंदर होता था एलेजॉन। एलेजॉन एक बॉम्बास्टिक कैरेक्टर हुआ करता था।
जो एक्चुअली में डिसएमुलेट किया करता था, ये तो साइमुलेट करता था कि जो आता है वो भी ये शो करता था कि मुझे नहीं आता, who knows but doesn't shows। और जबकि ये क्या था, एलेजॉन, जिसको पता नहीं था पर जो क्लेम करता था, या पॉम्प इस तरह से करता था। तो इन दोनों के बीच में एक कन्फ्रंटेशन होता था। एलेजॉन ऐसे सोचता था कि वो आयरन को बिफूल कर देगा, लेकिन एक्चुअली में क्या होता था, आयरन इसके ऊपर भारी पड़ता था। इस ट्रेडिशन से, इस पर्टिकुलर करेक्टर से, लैटिन लैंग्वेज से, फ्रेंच लैंग्वेज से होता हुआ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आयरनी वर्ड आया, और यहीं से अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी का कॉन्ट्रास्ट आया है। तो दोस्तों, सोक्रेटस की बात हम करते हैं। ही इज कंसिडर्ड एज one of the earliest exponent of the beautiful and philosophical use of irony। इतना उन्होंने खूबसूरती से इसका यूज करा है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयरनी को हम सॉक्रेटिक आयरनी भी बोलते हैं। सॉक्रेटिस का हम जानते हैं कि द वे ऑफ एनलाइटिंग हिज डिसाइपल वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर्स। बाकी टीचर्स तो क्या करते हैं कि इट इज लाइक वन वे कम्युनिकेशन, वो बोलते हैं या वो बताते हैं एंड डिसाइपल्स नोट डाउन और लिसन, दिस काइंड ऑफ थिंग। सोक्रेटस की टेक्निक अगर आपको पता हो, ही यूज्ड टू इन्वॉल्व हिज डिसाइपल इनटू डायलॉग, कन्वर्सेशंस। तो उस कन्वर्सेशन के अंदर ही पोज्ड हिमसेल्फ एज एन इग्नोरेंट पर्सन, और जो इनके डिसाइपल्स होते थे, क्योंकि वो अधपके होते थे, उनको लगता था दे हैव गेन्ड समथिंग, तो वो क्या शो करते कि यस वी नो, और वो एक्सप्लेन करने लगते। नाउ सोक्रेटस शोइंग हिमसेल्फ, नो आई डोंट नो अबाउट दिस, वो लगातार उनसे क्वेश्चन पूछते कि अच्छा तो फिर ऐसे क्या हुआ, एंड फाइनली दे रीच अ पॉइंट जहां पर जो डिसाइपल को होता रियलाइज होता था, oh really I actually didn't know about this thing in this depth, और इस पॉइंट पर जाकर एनलाइटनमेंट होता था इग्नोरेंस का। तो यहां से हम देख सकते हैं आयरनी का यूज हुआ, या आयरन करेक्टर की तरह सोक्रेटस ने यूज करा। आज के टाइम में सोक्रेटिक आयरनी हम इसी टाइप की आयरनी को बोलते हैं, वेयर अ पर्सिस्टेंट क्वेश्चनिंग रिवील्स द ट्रूथ। एरिस्टोटल ने भी आयरनी के बारे में बात करी, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने यहां पर डिफरेंशिएशन करा कि इट इज मॉकरी ऑफ वन सेल्फ। जैसे सोक्रेटस अपने आप को खुद को इग्नोरेंट शो कर रहे हैं, सो इट इज नॉट मेकिंग फन ऑफ अदर्स, इट इज मॉकरी ऑफ वन सेल्फ। The jests of the ironical man are at his own expenses. The buffoon excites laughter at others. तो this is the difference between iron and a buffoon. Buffoon दूसरों पर हंसता है, ironical जो person होता है वो खुद पर हंसता है, because that person has more understanding about the working of the world। वो जानता है अच्छे से कि ये जो जितना हम सोचते हैं, जितना हम मान कर चलते हैं कि we know, we actually don't know। तो हम बात करते हैं कि रेटोरिकल फिगर, ये तो बात हुई ग्रेशियन ट्रेडिशन की। इंग्लिश के लैक्सिकॉन के अंदर, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के अंदर आयरनी बिगनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी में ये एंटर हुआ, और इसको डिफाइन किया गया। उस समय का पर्टिकुलर हमने वर्ड्स यूज करे जो आर्किक हो चुके हैं। आयरनी ऑफ ग्रामर बाय द विच अ मैन सेथ वन एंड गिव टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैरी। ये बेसिक बात हुई कि भाई जहां पर कहता कुछ और है और उसका अर्थ उससे अलग होता है, जनरली अपोजिट होता है। ऑलमोस्ट यही मीनिंग आयरनी का हमने रिटेन किया है। मॉडर्न डिस्कशन जो आयरनी के हैं उसमें क्रिटिक्स आयरनी को क्लासिफाई करते हैं 3 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर। हालांकि बहुत अलग अलग टाइप से डिफाइन किया जाता है, लेकिन हम उन तीनों के बारे में देखते हैं। सबसे कॉमन और सबसे अपन कहें फ्रीक्वेंटली लिटरेरी और नॉन लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में यूज होने वाली जो आयरनी है वो है वर्बल आयरनी। ना वर्बल, तो इससे हमें पता चल रहा है ये जो आयरनी होती है इसका आयरनी का जो इफेक्ट है वो वर्ड्स के थ्रू किया जाता है, वर्ड्स के थ्रू क्रिएट किया जाता है। जो स्पीकर और राइटर है सेज समथिंग एंड द इंटेंडेड मीनिंग इज जनरली अपोजिट टू द लिटरल मीनिंग।
अगर हम नॉन लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जब हम किसी लेट आने वाले, जो हैबिचुअली लेट कमर है, उसको बोले बहुत जल्दी आते हैं ये, तो दिस इज बेसिकली सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्बल आयरनी. व्हाट ऑन द सरफेस, बहुत जल्दी आते हैं ये, तो इज, मैं सरफेस पे कह रहा हूं कि ही हैज कम अराइव्ड ऑन टाइम और अर्लियर देन द डेस्टिन्ड टाइम, लेकिन एक्चुअली the comer understand, the arriver understand, and I understand. I am basically mocking at his late coming habit. तो ये जो playing with the meaning of the words है, ये basically irony का main टेक्सचर होता है कि इसके अंदर आपका जो इंटेंडेड मीनिंग होता है वो लिटरल या सरफेस मीनिंग से हमेशा अपोजिट होता है. This type of irony is frequently found not only in literature but in daily life scenarios also. हम हर जगह इस आयरनी को देखते हैं. राइटर्स इसका यूज करते हैं, जैसे जॉर्ज ऑरवेल ने बहुत खूबसूरती से वर्बल आयरनी का यूज करा है. उनके क्लासिकल जो सटायर्स हैं, चाहे एनिमल फार्म हो, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, तो ये लाइन जो है अपने आप में जो एक मास्टर डायलॉग बन चुकी है, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, इसके अंदर ही क्या सार छुपा हुआ है कि किस तरह से पावर डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन द पावरफुल एंड द पावरलेस. वो जो मीनिंग है, इंटेंडेड मीनिंग है. अब देखिए, हो सकता है किसी के लिए इट कैन बी अ नोबल डायलॉग अबाउट द इक्वालिटी और डेमोक्रेसी, लेकिन जो इन्फॉर्म्ड रीडर है, रीडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट में पढ़कर वो समझ सकता है कि इट इज एक्चुअली द राइटर इज क्लेमिंग द अपोजिट ऑफ व्हाट द राइटर इज सेइंग. जो सेकंड सब टाइप है आयरनी का वो है ड्रामेटिक आयरनी. जैसा कि नाम सब टाइप में ड्रामेटिक लगा हुआ है, तो कुछ हद तक तो यूं मान लेते हैं कि ड्रामेटिक आयरनी अकर्स इन ड्रामास. एक तो बहुत ही बेसिक चीज हो गई कि ड्रामा के अंदर होने वाली ड्रामा. दूसरा, जनरली ये ट्रेजिक आयरनी होती है. इसका देखते हैं वर्क कैसे करती है. used in plot construction, it is not in the words, शब्दों के माध्यम से नहीं, जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन किया जाता है, किस तरह से अनरेवल होता है, किस तरह से प्लॉट ओपन होता है, आगे बढ़ता है, वो उसके मीडियम से जो ड्रामेटिस्ट है वो अचीव करता है ड्रामेटिक इफेक्ट. अच्छा, दो तरह से ड्रामेटिक आयरनी काम कर सकती है. पहली के अंदर the audience knows more than a particular character. बिकॉज ऑफ द अर्लियर नॉलेज, करेक्टर को नहीं पता कि उसकी एब्सेंस में, अनुपस्थिति में क्या चीजें हुई हैं, लेकिन ऑडियंस को पता है. सो ऑडियंस हैज मोर इंफॉर्मेशन देन अ पर्टिकुलर करेक्टर, एंड दस ऑडियंस बेटर अंडरस्टैंड्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन द करेक्टर इज अनअवेयर ऑफ. कोई करेक्टर है पर्टिकुलर, उस करेक्टर ने कोई स्टेप उठाया है, लेकिन हम ऑडियंस के रूप में, स्पेक्टेटर्स के रूप में देख चुके हैं कि ये इसका जो स्टेप है, इसको ऊपर ले जाने की बजाय इसको नीचे लेकर जाएगा. सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी, जिसके अंदर वी बिगिन टू सिंपैथाइज विद द प्रोटैगोनिस्ट, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटैगोनिस्ट गलती कर रहा है, because the protagonist is ignorant of certain actions about which we have knowledge. Now, Duncan reacts on reaching Macbeth's castle. It's a very classical example of dramatic irony. डंकन के वहां आने से पहले जो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ का कन्वर्सेशन हुआ है, उससे हम लोगों को तो आइडिया है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज ब्रूइंग इन द माइंड ऑफ मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ. डंकन इज क्वाइट इनोसेंट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, उसको ये बिल्कुल आइडिया नहीं है. तो जब वो मैकबेथ को ग्रीट करने के लिए, उसको उसकी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने के लिए उसके घर पर जाता है, तो ही लुक्स एट द कैसल और वो बड़ा प्लीजेंट उसको फील आता है वहां आकर. एयर चीयरफुल लग रही है, सब कुछ अच्छा है. दिस इज एग्जाम्पल, क्योंकि हमें पता है कि दिस प्लेस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द ग्रेवयार्ड ऑफ दिस ओल्ड एंड रेस्पेक्टेड किंग. यहां पर हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ड्रामेटिक आयरनी ऑपरेट हो रही है, क्योंकि डंकन से
इग्नोरेंट है और हमें एक्चुअली में एक इंक्लिंग है, हमें आइडिया है कि डंकन के साथ जो ये प्लीजेंट एयर लग रही है, जो सब अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं कुछ होने वाला। Second, there is a contrast between what the character believes to be the outcome of his act and what actually happens. इसके अंदर जो करेक्टर है वो सर्कमस्टांसेस से इग्नोरेंट नहीं है, वो जनरली अपनी पावर्स के बारे में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट है। देखिए, जो ग्रीक ट्रेजेडीज थी उनका जो मेन पर्पस होता था वो किसको डिक्लेम करना होता था? ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस का मतलब होता है प्राइड, कि जब व्हेन यू रीच अ पर्टिकुलर स्टेज देन यू एक्सीड योर पोटेंशियल एंड देन यू हैव टू फॉल। ये एक ह्यूमन इवोल्यूशन पैटर्न को बताने के लिए ग्रीक ट्रेजेडीज फॉलो किया करती थी। तब इसमें जो करेक्टर होता है, ही हैज और शी हैज अचीव्ड अ लॉट, और अब वो एक ऐसा स्टेप उठाता है जो उसने सोचा होता है कि मुझे यहां ले जाएगा, उसका अपोजिट लेके जाता है। यहां पर भी जो ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स होते हैं, दे हैव दिस डाउट इन देयर माइंड व्हिच द करेक्टर डज नॉट हैव। उनके दिमाग में संदेह होता है कि इसके इस एक्शन से शायद ही कुछ अच्छा हो, जबकि करेक्टर इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कि माय स्टेप विल टेक मी फर्दर अवे। जो इसका आउटकम होता है इज जनरली ट्रेजिक इन नेचर एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ट्रेजिक आयरनी। तो ड्रामेटिक आयरनी का ही एक और नाम है ट्रेजिक आयरनी। नाउ, जो सोफोक्लिस की बहुत क्लासिकल ट्रेजेडी है, जो एक्चुअली वी कैन से द मदर ऑफ ऑल ट्रेजेडीज, इडिपस रेक्स। नाउ दिस इडिपस, अगर आप लोगों ने ट्रेजेडी पढ़ रखी है, ही वाउज टू एग्जैक्ट रिवेंज, कि मैं बदला लेके रहूंगा द मर्डरर ऑफ the older king Laius. Now what is the dramatic irony, tragic irony? Actually में he himself has murdered the king in ignorance obviously। तो उसके लिए अब एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो जानते हैं इस फैक्ट को और जो इडिपस को रोकना चाहते हैं इस डिस्कवरी से। दूसरी तरफ से दूसरे सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो नहीं, जिनको पता कि व्हाट इज गोइंग ऑन, और वो एक्चुअली इंटेंशनली और अनइंटेंशनली पुश कर देते हैं इडिपस को इस रास्ते पर कि फाइनली वो डिस्कवर करता है ही हैज कमिटेड टू ऑफ द ग्रेवेस्ट क्राइम्स अ पर्सन कैन कमिट। पैट्रिसाइड, रेजिसाइड तो एक साथ ही हो गया, अपने लायस इसके फादर भी हैं और किंग भी थे, और साथ ही में वो अपनी मदर से मैरिज भी कर लेते हैं इग्नोरेंस के अंदर। तो जो होल ट्रेजेडी है, अब सोफोक्लिस ने बड़े ही इंपॉर्टेंट वे के अंदर दो मैसेज दे दिए इस ट्रेजेडी से। एक, ह्यूमन नॉलेज हैज ए लिमिटेशन, जो उनका बेसिक उस समय के राइटर्स का रोल हुआ करता था कि ये बताना इन कॉस्मिक प्लान आर रोल इज वेरी डिमिनिटिव, हम बहुत छोटे हैं, तो वो ये बताना चाहते हैं। और दूसरा, सेकंड इज जो रिलेटेड ही है, दैट वी कांट कंट्रोल आवर सर्कमस्टेंसेस, द बॉल इज रोल्ड वंस। एक बार सेट ऑफ इवेंट आप स्टार्ट तो कर सकते हैं, हाउ विल इट एंड इज नॉट इन योर हैंड्स। तो ये हम देखते हैं ड्रामेटिक आयरनी में। Now third type of irony is situational irony। जनरली देखिए situational irony, जो ड्रामेटिक आयरनी होती है वो तो लगभग ट्रेजेडीज में ही एंड होती है, लेकिन सिचुएशनल आयरनी जनरली सटायर्स में भी काम आती है, कॉमेडीज में भी काम आती है, और जी हाँ, ट्रेजेडीज में भी काम आती है। इट इज सिमिलर टू ड्रामेटिक आयरनी। बेसिक स्ट्रक्चर वही है कि करेक्टर एक स्टेप, एक एक्शन परफॉर्म करता है इन इग्नोरेंस कि उसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन डिफरेंस ये है कि हमारे लिए भी एक सरप्राइज पैकेज होता है, हमें नहीं पता होता है कि ये एक्शन का रिजल्ट क्या होगा। तो और दूसरा एक डिफरेंस सिचुएशनल और ड्रामेटिक में ये कर सकते हैं, सिचुएशनल आयरनी इज फाउंड इन स्टोरीज एंड आल्सो इन नॉवेल्स, बट ड्रामेटिक आयरनी हम कंसिडर करते हैं केवल ड्रामा के साथ। It is also known as irony of circumstances, irony of fate। There, जिसको हम कहते हैं punch in the ant, वो ये irony लेकर आती है वर्क्स के अंदर। We are sometimes happily and sometimes generally shocked at the final outcome of the event।
एक गिफ्ट ऑफ मजाई जो शॉर्ट स्टोरी है, या द नेकलेस मोपांसा की स्टोरी है, ये क्लासिकल एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर सेट ऑफ इवेंट्स हमें प्रिपेयर करता है किसी एक पर्टिकुलर एंडिंग के लिए, और एक्चुअली एंडिंग होती है दूसरी। अगर आपको ध्यान हो, मोपान से जो फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर है, नेकलेस, उसमें एक लेडी है, वो शी ऑलवेज डिजायर्स टू हैव वन गुड पीस ऑफ वेरी कॉस्टली नेकलेस। एक पार्टी में जाने के लिए वो अपनी एक नेकलेस बोरो करती है, पार्टी के अंदर वो नेकलेस खो जाता है। नाउ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दे spend their next 10-20 years in paying the debt off। वो दुकान से खरीद कर एज इट इज उसको दे देते हैं, बताते नहीं उस लेडी को कि खो गया था। नाउ आफ्टर 10-15 years दोनों कन्वर्सेशन कर रही होती है। नाउ लुक एट सिचुएशनल आयरनी। तो उसको पता चलता है कि नेकलेस वाज मेड ऑफ वेरी चीप स्टोन्स। So this is what we were also not ready for। हमें भी लग रहा था कि it is about the nobility, शायद ये लेसन सीख कर रहा हो, जितनी तेते पांव पसारी है जितनी लंबी चादर, कि आपको अपने, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये शो कर रहा है कि किस तरह से आर के नारायण इंडियन जो स्टोरी राइटर हैं, उनकी स्टोरीज भी इस पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं कि इट इज द समटाइम्स क्रूएल ट्विस्ट ऑफ फेट। इसीलिए इसको कॉस्मिक आयरनी भी बोलते हैं, सर्कमस्टांसेस की भी आयरनी बोलते हैं। गिफ्ट ऑफ मजाई के अंदर फेमस जो कपल है जिम और डेला का, वो एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए अपने जो प्राउड पोजीशंस हैं वो सैक्रिफाइस कर देते हैं, लेकिन दोनों गिफ्ट एक दूसरे का ऐसा लेकर आए हैं। उसने अपने हेयर डोनेट करे हैं और उसने अपनी वॉच डोनेट करी है, तो अब जो गिफ्ट्स लेकर आए वो यूजलेस हो जाते, मेटीरियल गिफ्ट, लेकिन देयर लव बेसिकली बिकम्स मोर डीप। सो ये जो टाइप होता है, ये होता है आपका सिचुएशनल आयरनी का। एक और दोस्तों आयरनी की चर्चा हम साथ में करते रहते हैं, ये टेक्निकल टर्म है और स्पेशली नेट के हिसाब से आप ध्यान रखिए, रोमांटिक आयरनी। और ये जो फ्रेज है ये कॉइन किया गया था जर्मन रोमांटिसिस्ट फ्रेडरिक शीगल के द्वारा। इनका ऐसा मानना था कि whenever a writer comes in front and tells the reader or the audience कि what you are watching is not reality but literature, what you are reading is not reality but literature, तो वो एक रोमांटिक आयरनी होती है। देखिए ये अपने आप में ही जो टर्म है रोमांटिक आयरनी, एक टाइप का ऑक्सीमोरॉन ही है। आई होप यू नो व्हाट इज एन ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन के अंदर two contrasting almost opposing terms are put side by side together। तो रोमांटिक ही हमें एक आइडिया ऐसा लेकर जाता है अवे फ्रॉम रियलिटी, किसी ऐसी चीज जो बिल्कुल यूनिक हो, स्ट्रेंज हो, एग्जॉटिक हो, और आयरनी इज समथिंग जो रियलिस्टिक है, ब्रूटल है। तो रोमांटिक आयरनी आपको उस फैंटेसी वर्ल्ड से, क्योंकि रोमांटिक पोइट्री या लिटरेचर इमेजिनेशन पर टोटली डिपेंड करता है, वो अचानक आपको पुल डाउन करती है, अचानक मास्क हटा देती है, अचानक वो टिंटेड ग्लास आपकी आंखों से हट जाते हैं एंड यू आर फोर्स्ड टू अंडरस्टैंड what you are seeing is not reality, it is just a fictional world। It occurs when a writer makes the reader aware that the work they are enjoying is a fictional world and not the real one। मेटाफिक्शन पोस्टमॉडर्निज्म की जो बहुत कॉमन टेक्निक है पोस्ट मॉडर्न फिक्शन के अंदर, जिसमें राइटर बार बार इंट्रूड करता है, बार बार आकर आपको भूलने नहीं देता है कि यू आर रीडिंग, यू आर वॉचिंग अ फिक्शनल वर्ल्ड, वो रोमांटिक आयरनी का ही एक एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन आयरनी के ऊपर। बहुत जल्दी हम इसी ट्रोप्स पर कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट के ऊपर कुछ और डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। तब तक देखते रहिए आप, और साथ ही बताते रहिए कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे इन वीडियोस को और हेल्पफुल बनाया जा सकता है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।